हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो शुरू करेंगे हम अपना टॉपिक। आप जानते ही हैं कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल की सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके थे। आज हमारा 5th लेक्चर है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करेंगे क्लास को। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर वो यूपीएससी ईओ एओ का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, सीजीएल का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का हो, सीडीएस हो, सीपीओ, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ इंग्लिश पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करेंगे, मूव करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले रूल नंबर 17 की। रूल नंबर 16 तक 1 to 16 हम इससे पहले के सभी लेक्चर्स में उसे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे रूल नंबर 17 की। रूल नंबर 17 में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ेंगे मॉडल्स को। आपने बहुत बार देखा है कि हम मॉडल वर्ब को यूज़ करते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को इनमें। तो आज हम इन्हीं को डिटेल से समझने वाले हैं। बात करते हैं मॉडल वर्ब की। तो इसमें आप जानते हैं मॉडल वर्ब में शुड हो गया, वुड हो गया, कुड, इसके अलावा ought to, इस तरह की जो वर्ब आप अक्सर देखते हैं जहां हमें कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। माइट हो गया इसमें। तो आज हम इन्हीं के यूज़ को समझेंगे, ठीक है। तो आप जानते ही हैं कि एरर में बहुत ज़्यादा मॉडल वर्ब को यूज़ करके बहुत सारे एरर्स बनाए जाते हैं जो एग्ज़ाम में हमसे बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मॉडल वर्ब की। तो हम जानते हैं जब हम मॉडल वर्ब को यूज़ करते हैं तो इसे हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह, या फिर इसे ही आप बोल सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की तरह क्या करते हैं, हम इसे यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है, वही हेल्पिंग वर्ब हो गया, दोनों का ही मतलब। तो हम क्या है, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में इसे यूज़ करते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे जो मेन जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस को लिखने का, तो आप अगर हम इसे क्लासीफाई करें तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर आप देखेंगे कि हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। फिर हम क्या यूज़ करते हैं, मेन वर्ब यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। बेसिक फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो सेंटेंस को लिखने का बेसिक फॉर्मेशन हमारा ये होता है। यहाँ हम आप देखेंगे जब भी हम किसी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम क्या यूज़ करते हैं, मेन वर्ब यूज़ करते हैं। यानी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो अपने बाद क्या लेता है, मेन वर्ब लेता है। अगर हम बात करें यहाँ भी, तो यहाँ भी आप देखेंगे सेम कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करेंगे। हम मॉडल वर्ब को किस तरह यूज़ कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब अपने तुरंत बाद क्या लेगा, तो याद रखना है कि अपने तुरंत बाद मेन वर्ब लेगा। जो भी एक्शन हो रहा होगा, चलने का, बैठने का, उठने का, जो भी एक्शन हमें गिवन होगा, मेन वर्ब जो भी होगा, यानी कि मॉडल वर्ब के जस्ट बाद हमें क्या यूज़ करना है, मेन वर्ब यूज़ करना है। अब ये मेन वर्ब में कुछ भी हो सकता है। हम जानते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो बहुत सारी फॉर्म्स हैं जहाँ हम क्या है, इन्हें यूज़ करते हैं। प्लस में आईएनजी फॉर्म होती है, तो एटसेट्रा आप समझ जाएंगे। पर यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ तो है कि हम अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के साथ अलग अलग टाइप के वर्ब्स को यूज़ करते हैं। किसी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, किसी के साथ सेकंड, किसी के साथ थर्ड, किसी के साथ आईएनजी वाला। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मॉडल वर्ब अपने साथ किस तरीके की फॉर्म को लेता है, तो यहाँ आप देखेंगे आपको सबसे लास्ट में लिखा हुआ है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पहला एंड बहुत इंपॉर्टेंट रूल या फिर कहें आप कॉन्सेप्ट की, मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करता है, ठीक है। आप कभी किसी भी एग्जाम्पल में या कभी भी क्वेश्चन में नहीं देखेंगे कि मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म को आपको नहीं दिखाया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्या है, मॉडल वर्ब अपने साथ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी। अब आप यहाँ देखेंगे दो चीज़ें और भी लिखी हैं। एक लिखा है इनफाइनेटिव, जिसे हम बोल देते हैं इनफाइनाइट वर्ब। ऐसे ही सेकंड क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हम जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है, उनकी खासियत बताने का काम करता है। तो यहाँ पर हमने अभी बात किया कि मॉडल वर्ब अपने साथ क्या लेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं तो इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, मेन वर्ब आना चाहिए। तो कोई भी एडजेक्टिव इसके तुरंत बाद ये नहीं लेगा, याद रखना है, एडजेक्टिव नहीं लेता। इसके अलावा इनफाइनाइटिव वर्ब जो होते हैं, इनफाइनाइट वर्ब जो होते हैं या इन्फिनेटिव वर्ब जो होते हैं, ये भी अपने साथ यूज़ नहीं करता। अब पहले समझते हैं इन्फिनेटिव वर्ब होते क्या हैं। आपने बहुत बार देखा है कि हम कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब की वो फॉर्म जो अपने से पहले क्या होता है, प्रोसीड करता है टू के साथ। जैसे हम लिखते हैं टू वॉक, टू वोट, या फिर आप लिख सकते हैं कुछ भी, टू ट्रैवल,
तो ये ऐसी फॉर्म है वर्ब की जो अपने से पहले क्या लेता है, टू यूज़ करता है। तो हमेशा आप देखेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं। तो कभी भी इन्फिनेटिव वर्ब हम कभी भी आप देखेंगे इन्फिनेटिव वर्ब कभी भी मॉडल वर्ब के तुरंत बाद नहीं आएगा। तो कभी भी हम इसको यूज़ नहीं करते हैं मॉडल वर्ब के तुरंत बाद। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब भी आप किसी वर्ब से पहले टू यूज़ कर देते हैं तो ये आप देखेंगे सेंटेंस में नाउन का काम करना शुरू कर देता है। और अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा जहाँ हमने देखा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन हमें क्या बताता है कि हेल्पिंग वर्ब अपने तुरंत बाद मेन वर्ब लेता है। और मेन वर्ब में आप कभी भी नाउन या प्रोनाउन तो नहीं यूज़ होता, यहाँ पे तो वर्ब यूज़ करनी है हमें, ठीक है, एक्चुअल जो काम हो रहा होगा सेंटेंस के अंदर। दैट मीन्स अगर आप इन्फिनेटिव वर्ब को यूज़ कर देते हैं यहाँ पर मॉडल वर्ब के साथ, दैट मीन्स कि आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन यूज़ कर लिया, जबकि ये तो स्ट्रक्चर ही क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। दैट मीन्स आपको अच्छे से अब क्लैरिफाई हो गया होगा कि क्यों हम इन्फिनेटिव वर्ब को यूज़ नहीं करते मॉडल वर्ब के तुरंत बाद। आते हैं अपनी इसी स्लाइड पे वापस। तो यहाँ पे हमने अच्छे से समझ लिया कि इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है, जहाँ पे हम बोलते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं। एक सेकेंड, तो आई होप स्टूडेंट्स ये आप अच्छे से समझ पाए कि हमने यहाँ पे कुछ 3 बातों की बेसिकली बात की है। मॉडल वर्ब आप जानती हैं किसे कहते हैं, शुड हो गया, वुड हो गया, कुड, ought to, may, might, आप इन सबको हम क्या बोलते हैं, मॉडल वर्ब। हम इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में ही हम इसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में। और हेल्पिंग वर्ब अपने तुरंत बाद क्या लेता है, तो ये अपने तुरंत बाद मेन वर्ब लेता है, ठीक है। और मेन वर्ब में हमने देख लिया, मेन वर्ब में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, कुछ भी हो सकता है। और अभी हमने यहाँ अच्छे से समझा कि अगर हम बात कर रहे हैं मॉडल वर्ब की, तो मॉडल वर्ब अपने साथ सिर्फ बेस फॉर्म को यूज़ करता है, ना तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल हमें यही बता रहा था कि क्या है कि हमेशा मॉडल वर्ब अपने साथ बेस फॉर्म को यूज़ करता है। सेकंड हमने चीज़ क्या समझी कि कभी भी मॉडल वर्ब के तुरंत बाद हम एडजेक्टिव को या इन्फिनेटिव वर्ब को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इन्फिनेटिव वर्ब नाउन या प्रोनाउन की तरह वर्क करने लग जाता है। दैट्स वाई हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। किसके बाद? वर्ब के बाद, क्योंकि वर्ब के बाद हमें मेन वर्ब चाहिए होता है और मॉडल वर्ब भी क्या है, मेन। यहाँ पे आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब का ही काम कर रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमें क्या यूज़ करना है, मेन वर्ब यूज़ करना है। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। अगर यहाँ कोई डाउट नहीं है, आपको ये बातें अच्छे से क्लैरिफाई हुई होंगी, तो हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उस एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्वालिफाई करेंगे, समझेंगे एंड फिर मूव करेंगे हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले आते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे। यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको गिवन है, वी कुड वेंट टू द सिनेमा टुमारो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुड हमने यूज़ किया है और कुड क्या है, एक मॉडल वर्ब है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, मॉडल वर्ब हो गया। एक सेकेंड, तो कुड यहाँ पे क्या है, मॉडल वर्ब है। और आप अभी हमने बात करी कि मॉडल वर्ब के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। तो इसका मतलब ये यहाँ मेन वर्ब का काम तो कर रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है, अभी हमने बात करी कि जो मॉडल वर्ब होते हैं ये अपने साथ क्या लेते हैं, बेस फॉर्म, या फिर कह सकते हैं हम इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर आप देखेंगे वेंट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दैट मीन्स कि अब आपको ये बात अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी कि यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। दैट मीन्स इसे ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, वेंट को यहाँ से रिप्लेस करेंगे और वेंट को किससे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से रिप्लेस करना है। तो वेंट ये आप जानते हैं सेकंड फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। तो यहाँ पर आ जाएगा गो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी कुड गो टू द सिनेमा टुमारो, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, समझ गए कि आप इसमें कॉन्सेप्ट क्या था। तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना था, गो यूज़ करना था। तो मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं सेकंड वाले एग्जाम्पल में। यहाँ पर आप देखेंगे हमें गिवन है, नेहा शुड ऑनेस्ट इन हर डीलिंग। तो नेहा, अब यहाँ पर आप देखेंगे शुड भी क्या है, मॉडल वर्ब है हमारे लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे ऑनेस्ट, अभी हमने बात करी थी कि ये हमारे पास क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है।
तो ये हमारे पास जो शुड है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब अपने तुरंत बाद क्या लेगा, मेन वर्ब लेगा, और मेन वर्ब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मॉडल वर्ब है दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑनेस्ट यूज़ किया गया है, और हम जानते हैं कि ऑनेस्ट क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। तो क्या हमें एडजेक्टिव यूज़ करना था, नहीं यूज़ करना था। अभी हमने बात किया था कि हम यहाँ पे क्या है, नहीं यूज़ कर सकते एडजेक्टिव मॉडल वर्ब अपने तुरंत बाद सिर्फ अपना बेस फॉर्म लेता है। तो ठीक कैसे करेंगे, अब यहाँ हम ये तो नहीं कर सकते कि ऑनेस्ट को ही हटा देंगे। आपने देखा है जब एरर वाले क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम सेंटेंस को ही वहाँ से हटा देंगे या किसी वर्ड को वहाँ से हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते। तो इसे इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर आपने ऑनेस्ट को यहाँ से हटा दिया तो ये पूरा एक तरीके से आप देखेंगे इसका मीनिंग ही, सेंस ही बिगड़ जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम इससे पहले इसको कोई बेस फॉर्म दे देते हैं। अब बेस फॉर्म क्या दे सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम यूज़ कर लें बी, सबसे अच्छा रहेगा अगर हम यहाँ पे यूज़ कर ले ऑनेस्ट से पहले बी। तो यहाँ पर अगर आप यूज़ कर लेते हैं बी तो आप देखेंगे बी क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, हमें बेस फॉर्म भी मिल जाएगी, और सारे रूल भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अच्छे से क्वालिफाई करेंगे। और बेस फॉर्म के बाद मेन वर्ब के बाद आप अगर यूज़ करते हैं एडजेक्टिव तो वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी हमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेहा शुड बी ऑनेस्ट इन हर डीलिंग। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों ही एग्जाम्पल अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो ये तो था हमारे कॉन्सेप्ट, आप अच्छे से देख चुके हैं। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, और आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 3, ये आप देखेंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम में 2022 में पूछा गया है। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स मेरी एक रिक्वेस्ट भी होगी कि आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ें, फिर खुद आइडेंटिफाई करें कि कौन से पार्ट में एरर है, देन उसको इम्प्रूव भी करें। तो शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें गिवन है माई पेरेंट्स वुडंट गिव मी एनी पॉकेट मनी, नो एरर। तो आपको पता ही है कि आपको करना है क्या है, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद क्या करना है, सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं, आई होप कि आपने कर लिया होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, माई पेरेंट्स वुडंट। तो यहाँ तक तो मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा, और आपको भी कोई एरर यहाँ पे नहीं लग रहा होगा। और आप देखेंगे वुडंट ये हमारे लिए क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और हेल्पिंग वर्ब भी में भी क्या है, मॉडल वर्ब है हमारे पास। तो ध्यान रखना है इसे। आगे चलते हैं। अभी हमने यहाँ पे रूल देखा कि मॉडल वर्ब अपने साथ क्या लेता है, बेस फॉर्म लेता है। तो इसे याद रखना है, बेस फॉर्म लेता है, एडजेक्टिव नहीं लेगा, इसके अलावा इनफाइनेटिव वर्ब को भी क्या है अपने साथ नहीं लेता। तो चेक करते हैं। सेकंड पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे गिवन है गेव मी। अब यहाँ पर आप देखेंगे गेव जो है ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अभी हमने बात करी कि मॉडल वर्ब अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट मीन्स बेस फॉर्म को यूज़ करता है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना था किस पार्ट में एरर है। तो आप देखेंगे बी पार्ट में एरर है। इसे इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसे इम्प्रूव करने के लिए हम चेंज करेंगे इसे। तो ये जो हमारे पास गेव है इसे हम क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, गिव। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं अब राइट आंसर क्या हो गया, माई पेरेंट्स वुडंट गिव मी एनी पॉकेट मनी, नो एरर। तो आई होप स्टूडेंट्स समझ में आएगा क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे क्वेश्चन में हमें गिवन है द पेडेस्टेरियन शुड टू बी कॉशियस वाइल क्रॉसिंग द रोड। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे क्वेश्चन में हमें गिवन है शुड, और हम शुड जानते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, मेन वर्ब आना चाहिए। और आप देखेंगे यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, टू बी, दैट मीन्स टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अभी हमने देखा कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं इनफाइनेटिव वर्ब। और अभी हमने जस्ट पढ़ा कि जो मॉडल वर्ब होते हैं इनके तुरंत बाद ये सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। हम इनके साथ कभी भी कोई एडजेक्टिव हो गया या कोई इनफाइनेटिव वर्ब हो गया यूज़ नहीं करते।
तो ये दोनों ही क्या होते हैं, एरर हो जाएंगे अगर हम इनको यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हमें एरर आइडेंटिफाई करना था, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, टू बी, ये यूज़ नहीं होना चाहिए। तो इसे इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा कि हम सिर्फ यहाँ से टू को रिप्लेस कर दें। अगर आप यहाँ से टू को रिप्लेस कर देंगे तो आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को तुरंत क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्योंकि मॉडल वर्ब है तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। तो इनका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ से टू को रिप्लेस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे कि ये भी CDS एग्जाम में पूछा गया है, पेपर 2 में 2023 के अंदर ही पूछा गया। और आपने ऊपर वाला क्वेश्चन भी देखा, NDA एग्जाम में पूछा गया था 2023 में। तो आप देखेंगे कि इन पे कितना फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मूव करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है ए पार्ट में द कॉन्फ्रेंस विल, बी पार्ट में है बीन अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स अचीवमेंट, नो एरर। क्या करना है आपको, वीडियो को पॉज करके आइडेंटिफाई करना है किस पार्ट में एरर है, देन उसे इम्प्रूव करना है। तो शुरू करेंगे। आप देखेंगे ए पार्ट में हमें गिवन है विल, और विल भी क्या है, एक मॉडल वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। और अभी हमने बात करी कि मॉडल वर्ब के तुरंत बाद हम क्या यूज़ करते हैं, तो यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, और यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, बीन। और बीन हम जानते हैं क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, एरर है। तो इसे रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम बीन को क्या है रिप्लेस करके बी बना दे तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दैट मीन्स बीन में से बीन को रिप्लेस करके हमने यहाँ पे सिर्फ बी यूज़ कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगर हमें कहा गया एरर, तो आप देखेंगे बी पार्ट के अंदर एरर है। इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बीन को रिप्लेस करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बी, और बी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है अ न्यू चैप्टर में बीन put forth that India gained independence only in the last year and not in 1947, no error। करना क्या है, वीडियो को पॉज करके पहले आइडेंटिफाई करना है किस पार्ट में एरर है, देन फिर उसे आप इम्प्रूव भी करेंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर अब आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है मे, और मे क्या है, अभी हमने बात करी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, मॉडल वर्ब है, और इसके साथ यूज़ किया गया है बीन। तो यही आप देखेंगे, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी क्या है, बीन यूज़ किया गया, जबकि हम जानते हैं कि यहाँ पे आना क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसे तो हमें सबसे पहले एरर आइडेंटिफाई करना था, तो वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ए पार्ट में ही क्या है, एरर है, और इसे इम्प्रूव करने के लिए सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बीन को रिप्लेस किया था किससे, बी से, तो यहाँ पर भी आप इसे रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाए, इससे शुड से रिलेटेड है। और हम जानते हैं कि शुड क्या है, एक मॉडल वर्ब है। तो और मॉडल वर्ब को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो आज हम बात करने वाले हैं वो शुड की करने वाले हैं। इससे पहले मेरा एक लेक्चर था जहाँ पे हमने यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब को समझा था, रूल नंबर 17 आप देखेंगे, तो वो किससे रिलेटेड है, मॉडल वर्ब से रिलेटेड है। मॉडल वर्ब के बारे में वहाँ हमने कुछ खास बातें पढ़ी थी जिसे मैं एक बार गो थ्रू करवाना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ हमने मॉडल वर्ब के बारे में ये पढ़ा था कि मॉडल वर्ब हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब अपने तुरंत बाद क्या लेता है, मेन वर्ब लेता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हेल्पिंग वर्ब की तरह अगर आप मॉडल वर्ब को यूज़ कर रहे हैं तो इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, मेन वर्ब। और मेन वर्ब आपने देखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फिर ING वाली फॉर्म, तो इस तरीके की फॉर्म होती हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। बट अगर हम बात करें मॉडल वर्ब की, तो मॉडल वर्ब की स्पेशलिटी ये है कि ये अपने साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, या जिसे हम बोल सकते हैं बेस फॉर्म को क्या करता है, यूज़ करता है। ठीक है, इसके अलावा ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखनी है। सेकंड बात हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ बात किया है कि वर्ब की अगर आप हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करें तो इसके तुरंत बाद मेन वर्ब आना चाहिए, लेकिन कई बार आप देखेंगे इसके बाद एडजेक्टिव को यूज़ कर लिया जाता है, तो ये यूज़ क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा, क्योंकि वर्ब की तुरंत बाद क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। तो हम मॉडल वर्ब अपने तुरंत बाद कभी भी कोई एडजेक्टिव नहीं लेता है। सेकेंड चीज़ क्या है कि मॉडल वर्ब अपने बाद कभी भी तुरंत टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी यूज़ नहीं करता।
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बोल देते हैं इनफाइनेटिव वर्ब, तो इसे भी अपने बाद यूज़ नहीं करता है। तो रूल नंबर 17 में ये कुछ आपने बातें समझी थी और हमने इसे गो थ्रू किया, क्योंकि शुड भी क्या है, एक मॉडल वर्ब है, इसे भी हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो ये मॉडल वर्ब की सारे रूल्स को क्या है, फॉलो करेगा। ठीक है, तो आई होप कि अगर आपने ये नहीं देखा होगा रूल नंबर 17 का लेक्चर, तो आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो क्लास है काफ़ी हद तक रिलेटेड है इससे। तो अभी हम बात करेंगे शुड की, और शुड में भी हमें आप देखेंगे नॉर्मल सेंस में जब हम शुड को यूज़ करते हैं ना, तो ये हमें सेंस देता है, चाहिए का सेंस देता है। जैसे हमने कहा कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो इस वाले सेंस में क्या है, इसे यूज़ किया जाता है, चाहिए के सेंस में। वैसे तो शुड को बहुत सारी जगह पे यूज़ किया जाता है, पर आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से 4 यूज़ हैं इसके जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास एडवाइस और सजेशन का। अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं, तो वहाँ पर हम किसको यूज़ करते हैं, शुड को यूज़ करते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप ड्यूटी या ऑब्लिगेशन का सेंस देना चाहते हैं सेंटेंस को, तो भी आप क्या करेंगे, शुड को यूज़ करेंगे। थर्ड, कंडीशनल सेंटेंस के लिए भी हम क्या करते हैं, शुड को यूज़ करते हैं। वैसे आपने देखा ही होगा, अगर आपने मेरी इस सीरीज़ को फॉलो किया है, तो कंडीशन में हमने पढ़ा था कि इफ़ और अनलेस को भी हम क्या है, यूज़ करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने के लिए। और इफ़ की खास बात यह है कि कभी भी ये अपने साथ कभी भी कोई मॉडल वर्ब नहीं लेता है। लेकिन अगर हम बात करें शुड की, तो शुड इकलौता ऐसा मॉडल वर्ब है जो इफ़ के साथ यूज़ किया जाता है। तो ये भी हम देखेंगे कि कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन पे इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है लेस्ट। लेस्ट क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, और इस नेगेटिव वर्ड के साथ हमेशा सिर्फ एक ही मॉडल वर्ब यूज़ किया जाता है, दैट इज़ शुड। तो ये हम क्या है, इनके यूजेस को समझेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हमने जो समझा वो क्या था कि जब भी हम बात करते हैं शुड की, तो शुड का जो नॉर्मल सेंस होता है वो क्या होता है, चाहिए वाले सेंस में हम इसे यूज़ करते हैं। आपको ये करना चाहिए था, आपको वहाँ जाना चाहिए था, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो इस वाले सेंस में हम क्या करते हैं, हमेशा इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे शुड के, वैसे तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात करें ना, तो बहुत सारे फॉर्म में हम इसे यूज़ करते हैं। अगर सिर्फ शुड है, तो अभी हमने बात करी कि ये किसके फॉर्म में हो जाएगा, ये चाहिए वाला सेंस देता है। ऐसे ही बात करें शुड प्लस में बी, और ये भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। ऐसे ही बात करें शुड प्लस में हैव प्लस में V3, इसे यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे ये 3 तरीके से हम क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को, बेसिकली बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, पर ये 3 अगर आप देखेंगे तो ये हमारे प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। सेम है, ऐसी जो बी है ये पास्ट फॉर्म को बताता है, और ये जो हमारे पास है ये परफेक्ट के लिए है। तो जब भी आपको परफेक्ट में बात करनी होगी, तो फिर वो किस में चला जाता है, हैव प्लस V3 के फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे सिंपल फॉर्मेशन है, और आप देखेंगे एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, बी वाला फॉर्म जब हम यूज़ करते हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, बी वाले फॉर्म में आप इसका अगर हिंदी में सेंस में बताऊँ तो ये होता है होना चाहिए। होना चाहिए इस वाले सेंस में क्या है, यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स ये इस तरीके का सेंस देता है। यहाँ पे कोई टेंस की बात नहीं हो रही, ये प्रेजेंट का सेंस देता है। ठीक है, क्योंकि ये एक मूड की तरह यूज़ किया जाता है, तो ये टेंस का नहीं बल्कि ऐसे ही पास्ट सेंस को डिनोट करते हैं, ऐसे ही ये परफेक्ट सेंस को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये यहाँ क्या मतलब हो गया, जब आप परफेक्ट सेंस में इसे यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर आप देखेंगे जो इसका सेंस हो जाता है या जो इसका मीनिंग बनता है वो क्या बन जाता है, इसका सेंस हो जाता है करना चाहिए था। ये वाला सेंस देने लग जाता है कि इस काम को करना चाहिए था। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये सेंस किसके लिए रिप्रेजेंट करती है, यानी कि रिपेंट के लिए हम पछतावे के सेंस में क्या करते हैं, इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और आप देखेंगे एग्जामिनर का फेवरेट है ये वाला फॉर्मेशन। तो इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब पछतावे का फॉर्म होता है, रिपेंट का फॉर्म होता है, तो कौन सी वर्ब की फॉर्म से हम काम करते हैं, तो शुड अपने साथ हैव प्लस V3 लेता है। तो याद रखना है, ये फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। अभी हम बात कर रहे थे शुड के बारे में, कुछ और चीज़ें देखते हैं, फिर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। जैसे हम जानते हैं जो शुड है, आप देखेंगे शैल जो होता है, शैल की ही पास्ट फॉर्म की अगर हम बात करें, एक सेकेंड,
पास्ट फॉर्म तो दो होती हैं, एक तो वुड भी यूज़ किया जाता है पास्ट फॉर्म के रूप में और शुड भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे वैसे तो अगर हम बात करते हैं शेल की, तो शेल का पास्ट फॉर्म आप ज़्यादातर जो देखेंगे ना वुड यूज़ किया जाता है, शुड बहुत कम यूज़ किया जाता है। सिर्फ एक ही कंडीशन है जब हम शुड यूज़ करते हैं, वो कौन सी है, एडवाइस वाली सेंस हो जाती है, एडवाइस और सजेशन वाली। ठीक है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो याद रखना है कि शेल का पास्ट फॉर्म ही क्या होता है, वुड भी है और शुड भी यूज़ करते हैं। अक्सर आप देखेंगे ज़्यादातर चीज़ों में हम वुड को यूज़ करते हैं एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ शेल, लेकिन सिर्फ एक केस, और वो केस कौन सा होता है, जब हम एडवाइस और सजेशन की बात करते हैं उसमें हमेशा हमें शुड ही एज आ पास्ट फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है, किसकी, शेल की। तो आई होप कि ये बातें आपको क्लैरिफाई हुई होंगी। अभी तक हमने बात करी है एडवाइस के फॉर्म में, एडवाइस सजेशन का, और साथ में ड्यूटी और ऑब्लिगेशन का। और अगर ये दोनों ही बातें आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई तो हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। फिर हम लास्ट के दो कंडीशन जो है, दो रूल्स, कंडीशन वाला और साथ में लिस्ट वाला, इसे हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन पे। आप देखेंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है इट वॉज वेरी कोल्ड, ही शुड ब्रिंग हिज वुडन क्लोथ्स बट ही डिडंट। अब आप अगर इसे ध्यान से पढ़ेंगे, सिर्फ इसके सेंस को ही समझेंगे तो भी आपको यहाँ से अच्छे से क्लैरिफाई होगा। कहा जा रहा है बहुत ठंड थी, इसे अपने साथ वुडन यानी कि ऊनी कपड़े लेकर आना चाहिए था, पर ये नहीं लेकर आया। तो ये क्या है, आप देखेंगे कि ये एक तरीके के रिपेंट वाला सेंस है या नहीं है, पछतावे वाला सेंस है या नहीं है। तो लग रहा है ना ये पछतावे वाला सेंस। दैट मीन्स अभी हमने पढ़ा कि अगर हमें रिपेंट का फॉर्म देना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, शुड प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके साथ ब्रिंग यूज़ किया गया है, और ब्रिंग क्या होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसके साथ क्या आना चाहिए था, तो अगर आप इसे देखेंगे, हमें एरर पहचानना है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ से क्लेरिफाई हो गया कि बी पार्ट में क्या है, एरर है। इसे इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ से ब्रिंग को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से क्या करना है, ब्रिंग को रिप्लेस करना है। ब्रिंग की जगह पर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हैव बॉट। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। बॉट, एक सेकेंड, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैव बॉट। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि अगर ऑब्लिगेशन का सेंस होगा तो भी हमें क्या यूज़ करना है, शुड यूज़ करना है। अभी हमने बात करी शेल, तो शेल का पास्ट फॉर्म वुड भी होता है, और साथ में हमने ये देखा कि शुड भी होता है। ठीक है, और ज़्यादातर केसेस में हम वुड को ही यूज़ करते हैं, पर सिर्फ एक केस होता है एडवाइस वाला एंड सजेशन वाला, जहाँ पर हम किसे यूज़ करते हैं, शुड को यूज़ करते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आप देखेंगे ये भी एनडीए एग्जाम में 2022 में ही पूछा गया क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें गिवन है ही सेड दैट दे वुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। अब आप देखेंगे, अगर इसका सेंस पकड़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि क्या है, हमें अपने एल्डर्स की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये एक तरीके से क्या है, आप देखेंगे ये हमें एडवाइस का एंड सजेशन का ही फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर क्या है, हमें सजेशन का और साथ में किस चीज़ का, एडवाइस का ही सेंस यहाँ से मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एडवाइस और सजेशन के केस में जब हम बात करते हैं तो शेल की जो पास्ट फॉर्म होती है उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, शुड, ना कि वुड को यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे पूछ रहा है कि क्या यहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो यस ज़रूरत है। हम जानते हैं कि वुड को नहीं यूज़ किया जाएगा। जब एडवाइस सजेशन की बात आती है तो हम किसे यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं शुड को। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ विल आने का कोई है, कोई फ्यूचरिस्टिक बात नहीं हो रही, कोई फ्यूचर की बात नहीं हो रही, तो विल को नहीं यूज़ किया जाएगा, और ना ही विल का यहाँ पे आप कोई सेंस भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे सी हमें गिवन है मे, तो मे यहाँ कोई पॉसिबिलिटी वाला सेंस भी नहीं है, दैट मीन्स ये भी नहीं यूज़ होगा।
नेक्स्ट हमें गिवन है नो इम्प्रूवमेंट, तो हमने देखा ऐसा कुछ नहीं है, हमें इम्प्रूवमेंट की यहाँ ज़रूरत है। दैट मीन्स ऑप्शन बी यानी कि शुड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आप इस चीज़ से भी समझे होंगे कि एडवाइस और सजेशन के फॉर्म में हमेशा शुड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ हमें गिवन है यू हैड बेटर गो टू स्कूल ऑन टाइम। अब यहाँ पर आप देखेंगे यूज़ किया गया हैड बेटर। ये जो हैड बेटर है ये भी क्या है, मॉडल वर्ब का ही काम करता है। तो अब जैसे हमने यहाँ बात करी शुड की, और शुड बहुत ही ज़्यादा क्या है, फॉर्मल लैंग्वेज है। फॉर्मल भी अगर आपको कोई बात कहनी होती है तो वहाँ पर हम क्या है, शुड को यूज़ करते हैं एडवाइस के फॉर्म में, सजेशन के फॉर्म में। जैसे आपके एग्जाम में भी लिखा रहता है, आपने देखा होगा एडमिट कार्ड में लिखा रहता है स्टूडेंट शुड अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। तो इस तरीके से, या स्टूडेंट मस्ट बी कैरी या फिर शुड बी कैरी आइडेंटिटी प्रूफ। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें जब हम फॉर्मल लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं ना, तो शुड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आप बात करें शुड की, तो आप देखेंगे शुड पूरी तरह रिप्लेसेबल है अगर हम यहाँ पे शुड की जगह पे क्या यूज़ करने लग जाए, ought to। इसके अलावा हैड बेटर, ये तीनों ही क्या है, सेम सेंस देते हैं। बट ought to अब थोड़ा सा इनफॉर्मल माना जाता है। आप बोलचाल की भाषा में इसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर्मल लैंग्वेज में इसको थोड़ा इग्नोर किया जाता है कि ना यूज़ किया जाए। और हैड बेटर भी क्या है, सेम सेंस देता है जो शुड देता है। तो याद रखना है कि शुड हो, ought to हो या फिर हैड बेटर हो, तीनों ही क्या करते हैं, सेम सेंस देते हैं। तीनों ही मॉडल वर्ब हैं, और तीनों के बाद अगर आप देखेंगे तो ये अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं। तो ये भी याद रखना है कि ये अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, दैट मीन्स बेस फॉर्म को ही क्या है, लेते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, अब देखेंगे आप, तो यहाँ पे भी हैड बेटर यूज़ किया गया है। और अभी हमने बात करी, ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब अपने बात क्या लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट मीन्स बेस फॉर्म। तो यहाँ पर गॉन आप देखेंगे नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है, दैट मीन्स गो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। तो ये थी कुछ बेसिक बातें जो आपने यहाँ पर समझी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंडीशन की, और साथ में किसकी, ये जो हमें वर्ड गिवन है लेस्ट की। तो लेस्ट क्या है, एक नेगेटिव सेंस में इसे यूज़ किया जाता है। आप देखेंगे लेस्ट का जो मीनिंग होता है, हम इसे यूज़ करते हैं, अगर आप इसका हिंदी में मीनिंग देखेंगे तो इसे यूज़ किया जाता है कहीं ऐसा ना हो, इस वाले सेंस में यूज़ किया जाता है। या फिर इसे ही बोल सकते हैं आप नहीं तो वाले सेंस में यूज़ किया जाता है। तो ये क्या होता है, इसका ये सेंस देता है, एक नेगेटिव वर्ड है। आप देखेंगे लीस्ट के साथ कभी भी हम, लेस्ट के साथ आप कभी भी यूज़ नहीं करते नो को। नेवर हो गया, नॉट हो गया, इस तरीके के वर्ड कभी इसके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि ये खुद एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। और इस सेंस में आपको हमेशा लेस्ट के साथ क्या यूज़ करना है, शुड यूज़ करना है। ये है तीसरी चीज़। आई होप कि तो जैसे अगर हम बात करें शुड की, शुड भी आपने देखा, इसे हम एज अ कंडीशनल सेंटेंस की फॉर्म में क्या है, कंडीशन बताने के लिए यूज़ करते हैं। और इससे पहले भी आप देख चुके हैं कि कंडीशन बताने के लिए हम इफ़ को भी यूज़ करते हैं, अनलेस को भी यूज़ करते हैं। लेकिन इफ़ की खासियत क्या है कि ये अपने बात कभी भी कोई मॉडल वर्ब नहीं लेता, अपने साथ कोई मॉडल वर्ब नहीं लेता। लेकिन इकलौता शुड ऐसा मॉडल वर्ब है जो इफ़ के साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर सही भी माना जाता है। आप देखेंगे अगर इनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर लिखा जाता है, तो ये याद रखना है कि इकलौता शुड ही ऐसा होता है जो ये अपने साथ यूज़ करता है। बाकी और कोई भी मॉडल वर्ब इफ़ के साथ यूज़ नहीं किया जाता कंडीशनल सेंटेंसेस के केस में। और अगर आप इसका फॉर्मेशन भी देखेंगे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका फॉर्मेशन इफ़ प्लस में शुड, इफ़ प्लस में सब्जेक्ट, प्लस इसके साथ आप यूज़ करेंगे शुड, प्लस में जो भी आपका मेन वर्ब होगा वो यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड जो भी होगा वो यूज़ किया जाएगा, ठीक है। या फिर आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस में शुड, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड। ये दो इसके फॉर्म बनते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे शुड है,
ठीक है। तो ये दो इसके स्ट्रक्चर बनते हैं जिनके बेस पे हम क्या करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस को बनाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल में भी देखेंगे, आपको गिवन है इफ़ आई विल यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई शुड नॉट डू दिस, तो मैं ऐसा नहीं करता। तो यहाँ पर भी क्या है, कंडीशन है, इफ़ यूज़ किया जा रहा है और आप देखेंगे यहाँ पे शुड भी यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो इफ़ वाला क्लॉज यहाँ पे अलग कर दिया गया है और इस क्लॉज को यहाँ अलग किया गया है। तो यहाँ पे भी इस स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम, ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पल भी आपने देखा। नेक्स्ट भी आप देखेंगे यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे इफ़ नहीं यूज़ किया गया है, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कंडीशन बनाया गया है इससे, शुड यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर तुम क्या करोगे, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए ताकि तुम क्या हो पाओ, सक्सीड हो पाओ। तो यहाँ पर भी क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। इसके अलावा हमने लेस्ट वाला भी पढ़ लिया कि वहाँ पर भी किस तरीके से यूज़ किया जाता है। एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है, ही वर्क हार्ड लेस्ट ही वुड फेल, और अभी हमने बात की थी कि लेस्ट का नहीं तो या फिर यूज़ किया था कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, इन दोनों सेंस में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे यही कहा जा रहा है, ही वर्क हार्ड लीस्ट ही वुड लेस्ट ही वुड फेल, अगर ये ही वर्क हार्ड वो मेहनत अच्छे से कर रहा है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ये वाला सेंस दिया जा रहा है। तो आपने अभी हमने बात करी तो क्या यहाँ पे वुड यूज़ किया जाएगा, हमने देखा लेस्ट अपने साथ सिर्फ एक ही कह सकते हैं मॉडल वर्ब को लेता है, दैट इज शुड, ना कि वुड। दैट मीन्स ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो और कुछ और एग्जांपल हैं इनकी, इसे देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे यू शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम, इस स्टेटमेंट को आप एक बार रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि तुम्हें वक्त पे क्या करना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए। दैट मीन्स तो यहाँ पे एक एडवाइस और सजेशन का फॉर्म है, तो शुड यूज़ किया जाएगा, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम जानते हैं शुड अपने साथ क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, तो इस स्ट्रक्चर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है आई शुड हैव स्टडीड हार्डर, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि मुझे और मेहनत से पढ़ना चाहिए था। आप देखेंगे शुड है, हैव है और साथ में V3 है, और ये हमने पढ़ा कि किस चीज़ का फॉर्म होता है, तो ये रिपेंट का फॉर्म होता है, पछतावे वाला सेंस देता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे स्ट्रक्चर सही से काम कर रहा है, शुड है प्लस में हैव है प्लस पे V3 है, दैट मीन्स ये रिपेंट का है, तो ये भी सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट में हमें गिवन है आई शुड नॉट डैश इटन सो मच केक। अब यहाँ पर भी आपको पकड़ना है, देखेंगे आप यहाँ पर भी सेंस इसका समझेंगे तो क्या कहना चाह रहा है, आई शुड नॉट इटन सो मच केक, मुझे इतना केक नहीं खाना चाहिए था। ये भी किस चीज़ का फॉर्म है, आप देखेंगे ये भी रिपेंट का ही फॉर्म है, और रिपेंट के साथ हमने देखा कि हमें क्या यूज़ किया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे V3 यूज़ किया गया है, यहाँ पे शुड भी यूज़ किया गया है, तो तीसरा क्या चाहिए, हमें हैव चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, हैव। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स ये हम समझेंगे यूज़ ऑफ ought to कि ought to को किस तरह यूज़ किया जाता है। और सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, आप जानते हैं कि ought to क्या है, एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब को हम किस तरह यूज़ करते हैं, तो इसे हम एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं, या फिर आप इसे हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, तो या फिर हम इसे हेल्पिंग वर्ब की तरह क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ought to भी क्या है, एक मॉडल वर्ब है, इसे हम या तो हेल्पिंग वर्ब की तरह या ऑक्सिलरी वर्ब, आप दोनों में से जो कहना चाहें उसकी तरह हम क्या करते हैं, इसे यूज़ करते हैं। और आप देखेंगे कि एक जो हम सेंटेंस लिखते हैं उसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आप उसके बाद क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद आप यूज़ करते हैं मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये मोटा मोटा एक सिंपल सा हमारा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जब हम सेंटेंस को लिखते हैं या बनाते हैं तब। वहाँ पर आप देखेंगे कि हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम मेन वर्ब को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसी को तो सपोर्ट कर रहा होता है। कई जगह पे मेन वर्ब नहीं होता तो हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब का काम करने लग जाता है। ठीक है, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब को अपने तुरंत बाद क्या चाहिए होता है, मेन वर्ब चाहिए होता है। अब मेन वर्ब की हम बात करें तो मेन वर्ब में भी हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ING वाली। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे हैं, पर कैसे कन्फर्म होगा,
ये हम अलग अलग टेंस के हिसाब से अलग अलग वर्ब को यूज़ करते हैं, पर जब बात मॉडल वर्ब की करते हैं तो मॉडल वर्ब अपनी कुछ रूल्स पे काम करता है। किन रूल्स पे? तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने रूल नंबर 17 जब करा था ना, तो उसमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया था। वहाँ हमने मॉडल वर्ब के कॉमन रूल को समझा था कि किस तरीके से हम उसे यूज़ करते हैं। तो एक बार मैं आपको वो गो थ्रू करवाना चाहूँगी, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ought to be मॉडल वर्ब है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमने सीखा था कि जो मॉडल वर्ब होता है ये हमारे लिए क्या है, इसको हम यूज़ करते हैं एज एन एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए होता है? मेन वर्ब चाहिए होता है। अब मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, हमें कौन सा पता कि कौन सा यूज़ करना है? तो मॉडल वर्ब की खासियत है कि ये अपने साथ हमेशा बेस फॉर्म लेता है, दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉडल वर्ब अपने बाद क्या लेता है? बेस फॉर्म लेता है, दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कभी आप नहीं देखेंगे कि मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये फॉर्म यूज़ नहीं की जाती है, ठीक है। तो ये अपने साथ बेस फॉर्म लेता है, दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, पहली बात। सेकंड चीज़ याद रखना है, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद हमें क्या यूज़ करना है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब कभी भी हमारा नाउन और प्रोनाउन तो नहीं होता, इसीलिए हम क्या है, कभी भी किसी एडजेक्टिव को यूज़ नहीं करते हैं जस्ट मॉडल वर्ब के तुरंत बाद, ठीक है। नेक्स्ट तो याद रखना है कि मॉडल वर्ब के तुरंत बाद एडजेक्टिव नहीं यूज़ किया जाता। थर्ड चीज़ क्या थी इंपॉर्टेंट, कि मॉडल वर्ब के तुरंत बाद कभी भी आप देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हम लिखते हैं उससे पहले हमें टू नहीं यूज़ करना, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होता है ये नाउन या फिर प्रोनाउन की तरह काम करने लग जाता है। और अभी हमने बात किया कि हमें मॉडल वर्ब की तुरंत बाद क्या यूज़ करना है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कभी नाउन प्रोनाउन तो नहीं हो सकता, तो याद रखना है कि कभी भी इनफाइनेटिव वर्ब को भी यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इनफाइनेटिव वर्ब क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई होप कि आपको क्लैरिफाई हुआ, ये जो मॉडल वर्ब की यूज़ करने के कुछ रूल्स थे तीनों, ये यहाँ भी अप्लाई होंगे जहाँ हम बात कर रहे हैं ought to की। दैट मीन्स ये जो तीन बातें आपने यहाँ सीखी ये यहाँ भी अप्लाई होंगी। सबसे पहली बात हमने क्या देखा कि मॉडल वर्ब अपने तुरंत बाद क्या लेता है? बेस फॉर्म लेता है। तो फर्स्ट ये अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, दैट मीन्स बेस फॉर्म लेगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ हमने देखा कि मॉडल वर्ब के तुरंत बाद कभी भी कोई एडजेक्टिव यूज़ नहीं किया जाता। थर्ड रूल हमने समझा कि कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी इनफाइनेटिव वर्ब को भी हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है ये तीन बातें तो ought to फॉलो ही करेगा। दैट मीन्स यहाँ से जो आपको कंक्लूजन ड्राइव हुआ वो क्या है कि ought to भी अपने बाद सिर्फ बेस फॉर्म को लेगा, ठीक है। आई होप कि ये बातें यहाँ पर क्लैरिफाई हुई, ठीक है। अब आते हैं सेकंड और इम्पॉर्टेंट चीज़ पर। ought to आप देखेंगे काफ़ी हद तक सिमिलर है किससे? अगर हम बात करें शुड से, ought to और शुड। इससे पहले के रूल में हमने शुड को भी देखा, एक बार उसे भी देखते हैं कि वहाँ पर हमने किन रूल को समझा था जब हमने समझा है किसको? शुड को। तो शुड के केस में आप देखेंगे ये हमने रूल में देखा था, रूल नंबर 18 में, कि शुड का हम यूज़ कहाँ करते हैं? एडवाइस, सजेशन के फॉर्म में, ड्यूटी के फॉर्म में, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन अगर आपको शो करना होता है तो वहाँ पे शुड यूज़ करते हैं। कंडीशन के केस में और लेस्ट के केस में हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इसका कंपैरिजन समझते हैं ought to से, काफ़ी हद तक दोनों सिमिलर हैं। आप देखेंगे अभी हमने देखा शुड को हम यूज़ करते हैं एज एन एडवाइस हमें देना होता है तो, या फिर सजेशन के फॉर्म में। सेम इसी तरह हम शुड को यूज़ करते हैं जब कोई ऑब्लिगेशन की बात होगी, या फिर इसे ही हम बोल सकते हैं ड्यूटी के फॉर्म में भी हम क्या, आपको किसी को ड्यूटी बताना है या ड्यूटी का सेंस दिया जा रहा है तो भी हम शुड को यूज़ करते हैं। थर्ड हमने देखा कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं? यूज़ करते थे। नेक्स्ट वन हमने देखा लेस्ट एक वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं? शुड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चार यूज़ इसके हैं। ought to में क्या डिफरेंस है? ought to का यूज़ भी हम क्या करते हैं? एडवाइस के सेंस में और सजेशन के सेंस में हम यूज़ करते हैं। सेकेंड चीज़ आप देखेंगे ऑब्लिगेशन के लिए और ड्यूटी के सेंस में भी हम इसको भी यूज़ करते हैं ought to को। पर अब कन्फ्यूजन आया यहाँ पर कि कैसे पता चलेगा कि कब हमें ought to यूज़ करना है, कब हमें शुड यूज़ करना है। दैट मीन्स इनके बीच में एक ही डिफरेंस है और बहुत
इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है उसे आपको ध्यान रखना है। क्या चीज़? तो ये जो दो यूज़ थे, इसका तो यूज़ हम देखेंगे दो ही चीज़ों के लिए किया जाता है, एडवाइस और ऑब्लिगेशन के सेंस में, और यहाँ पर तो एक से ज़्यादा यूज़ हो गया। दैट मीन्स ये वाले ऑप्शन तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है। यानी कि कंडीशन के केस में हम ought to नहीं यूज़ करते, लेस्ट के केस में भी हम नहीं करते। तो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एडवाइस के और सजेशन के फॉर्म में जब आपको कहा जाएगा तब आप ought to यूज़ करेंगे, या फिर ऑब्लिगेशन या ड्यूटी के केस में कहा जाएगा तब आप ought to यूज़ करेंगे। पर दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो किस बात का है कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना मॉरल ग्राउंड पे, अगर हम बात करते हैं तभी हम यूज़ करते हैं किसका? ought to का। दैट मीन्स कि आप मॉरली किसी को कुछ एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई मॉरल सजेशन दे रहे हैं, आप मॉरली किसी को किसी की ऑब्लिगेशन याद दिला रहे हैं, बता रहे हैं, या मॉरल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? ought to को यूज़ करते हैं। जबकि आप नॉर्मली किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, ऑब्लिगेशन कह रहे हैं, या ड्यूटी को शो कर रहे हैं, तो उस केस में आप शुड यूज़ करेंगे। तो आई होप कि ये दोनों के बीच का कंपैरिजन आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। सिर्फ एक ही ग्राउंड है जहाँ पे हम दोनों के बीच में कंपैरिजन क्रिएट कर सकते हैं, और वो ग्राउंड क्या है हमारे पास? मॉरल ग्राउंड। कि अगर आप किसी चीज़ की सजेशन या कोई ऑब्लिगेशन मॉरली पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं तो उस केस में हम ought to को यूज़ करते हैं। जब आप नॉर्मल सजेशन या ऑब्लिगेशन को शो कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये क्या यूज़ करना है? शुड यूज़ करना है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। हमने अब तक दो बातें समझी, किसके बारे में? शुड के ought to के बारे में हमने दो बातें समझी। पहली चीज़ कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा अपने बाद, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा ought to के तुरंत बाद हमें क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। सेकंड, आपने ये इनका इंपॉर्टेंस और डिफरेंस देखा यहाँ पे ought to का और शुड का क्या डिफरेंस होता है। काफ़ी ज़्यादा ही बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि कब हमें ought to यूज़ करना है, कब हमें शुड करना है। तो अब ये ध्यान रखना है कि ought to हम यूज़ करते हैं जब हम मॉरल ग्राउंड पे किसी को कोई एडवाइस कर रहे होते हैं, कोई सजेशन दे रहे होते हैं, कोई ऑब्लिगेशन शो कर रहे होते हैं, तो उस केस में हम ought to यूज़ करेंगे। अगर आप नॉर्मली एडवाइस दे रहे हैं, नॉर्मल ऑब्लिगेशन बता रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम शुड को यूज़ करते हैं। तो आई होप कि ये क्लैरिफाई हुआ होगा। तीसरी चीज़ देखते हैं, ought to के बारे में समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ought to और कई बार यूज़ किया जाता है ought to have, तो ये दोनों ही यूज़ किए जाते हैं। आप देखेंगे ought to जो हमें सेंस देता है ना, ये चाहिए का सेंस देता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में आप देखेंगे संदीप ought to go there, संदीप को वहाँ जाना चाहिए। या नेक्स्ट में कहा गया whom ought ही टू सपोर्ट, कि उसे किसको सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या है? मॉरली ही चीज़ों का पूछा जा रहा है कि क्या चीज़ सही है, मुझे किसको सपोर्ट करना चाहिए। एवरी सिटीज़न ought टू डू दिस, हर सिटीज़न को या हर नागरिक को ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? चाहिए वाला जब सेंस देता है तो यहाँ पे बात करते हैं ought to, और आप देखेंगे ये सारी ही बातें मॉरल ग्राउंड पे कही जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लैरिफाई रखना है कि ought to के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ की जाती है। और यहाँ पे हमने देख लिया जब हम मॉरली चीज़ों के बारे में करेक्ट है, नहीं करेक्ट है, सही है, गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं? ought to को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ought to have। आप देखेंगे ought to have हमें जो सेंस देता है ना, ये हमें देने लग जाता है सेंस चाहिए था का सेंस देता है, ठीक है। और इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। आप देखेंगे हैव यहाँ पे यूज़ हो चुका है, इसके बाद हमें क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, और ये हमें पास्ट का सेंस देने लग जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यू ought to have helped the poor, कि तुम्हें क्या है? गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। तो इस तरीके से ये सेंस देगा, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो ये वाला सेंस हमें क्या देने लग जाता है? ought to have। तो आई होप कि दोनों का आप सेंस समझे कि दोनों किस ग्राउंड पे। अब देखेंगे दोनों मॉरल ग्राउंड पे ही यूज़ किया गया है, दोनों ही तरफ, ought to भी और यहाँ पे ought to have भी। ought to have ये पास्ट के रेफरेंस में यूज़ किया जाता है, यानी कि जब आपको पास्ट सेंस देना होता है तब। और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं जब हमें चाहिए वाला सेंस चाहिए होता है, या आप कह सकते हैं प्रेजेंट सेंस हमें देना होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ought to यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तीसरी और इम्पॉर्टेंट यूज़ आपने इसका समझा ought to का। एक और लास्ट हम समझते हैं। अब देखेंगे कुछ वर्ड हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि नेवर हो गया या ऑलवेज़ हो गया। ये दोनों शब्द अगर हम यूज़ करते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है कि नेवर और ऑलवेज़ हमेशा ought to से पहले यूज़ किया जाता है, मतलब इसके बाद आप ought to यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी उल्टा नहीं कर सकते। ought to प्लस में नेवर या फिर ऑलवेज़ नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। ये क्या हो जाता है? स्ट्रक्चरली बेस पे ये क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। तो याद रखना है कि हमें नेवर को और ऑलवेज़ को हम ought to से
पहले ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। 4 रूल्स थे, 4 यूज़ हमने यहाँ पे समझे। एक बार इसको गो थ्रू करते, फिर प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है इससे हम उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि ought to हम जब भी यूज़ करते हैं, ये क्या है, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, दैट मीन्स बेस फॉर्म लेता है। तो याद रखना है कि ये भी अपने साथ क्या लेगा, बेस फॉर्म लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। रीज़न मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि ऐसा क्यों है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमने ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझी, इनका डिफरेंस अच्छे से क्लैरिफाई किया, क्या डिफरेंस था इनके बीच में। तो यहाँ हमने अच्छे से समझा कि ought to हमें क्या है, ये भी और एडवाइस, सजेशन, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी के लिए यूज़ किया जाता है, पर ये सारी चीज़ें जब मॉरल ग्राउंड पे हो रही होंगी ना तभी हम यूज़ करते हैं ought to। और अगर आप नॉर्मली किसी को एडवाइस कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, ऑब्लिगेशन याद दिला रहे हैं, ड्यूटी बता रहे हैं, तो ऐसे केस में हम शुड यूज़ करते हैं। बाकी कंडीशन और नेक्स्ट वाले केस में तो कोई डाउट ही नहीं होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप शुड वाला देख लेंगे रूल, तो आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या समझी कि किस तरीके से हम यहाँ यूज़ करते हैं ought to को और ought to have का। ought to हमें सेंस देता है चाहिए का, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। ought to have हमें सेंस देने लग जाता है चाहिए था का, दैट मीन्स पास्ट सेंस का हमें रेफरेंस देने लग जाता है। ऐसे केस में हमें फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। तीनों का आप एग्जाम्पल भी यहाँ पे, दोनों का एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे अच्छे से देख चुके हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या समझा, फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये समझा कि नेवर, ऑलवेज ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा ought to से पहले ही क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। तो आई होप कि ये आपको चारों बातें क्लियर हो गई होंगी। कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर यूज़ से ought to के। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन हमें गिवन है, यू डैश हैव बीन प्रेजेंट एट द वेडिंग ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि कहा जा रहा है कि यू डैश हैव बीन प्रेजेंट एट द वेडिंग ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन में हमें मस्ट गिवन है, शुड गिवन है, ought to गिवन है, नन गिवन है। तो इतना तो हम जानते ही हैं कि नन तो यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें यहाँ पे फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन तो कट गया, बचा क्या, 3 ऑप्शन बच रहे हैं। अब इसका सेंस समझते हैं। इसके सेंस में क्या है, कहा जा रहा है कि यू डैश हैव बीन प्रेजेंट एट द वेडिंग ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, कि अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में क्या होना चाहिए, आपको प्रेजेंट होना चाहिए। ये सेंस यहाँ से मिल रहा है। तो मस्ट, अब यहाँ पे जो चीज़ कंपल्सन में आ जाती है कि कंपलसरी आपको करना ही है, उस केस में हम इसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या कोई कंपलसरी है कि आपको अपने दोस्त की या अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में अटेंड होना ही होना पड़ेगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। दैट मीन्स इसका तो कोई रूल ही नहीं है। जो चीज़ बहुत रिस्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हो जाती है उस सेंस में यूज़ करते हैं, तो इसका कुछ खास रेफरेंस यहाँ नहीं है। बात करते हैं शुड की, और ought to दोनों यूज़ किया जा सकता है। शुड कि आपको होना चाहिए, और ought to ये भी क्या है, चाहिए का सेंस दोनों ही देता है। बस अब ध्यान रखना है कि एक मॉरल ग्राउंड पे बात करता है और दूसरा नॉर्मल सेंस में बात करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ नॉर्मल सेंस की अगर हम देखें तो नॉर्मली क्या कोई कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी नहीं होता। आपका मन है तो आप जाएं, आपका मन है तो नहीं जाए। पर हम अगर मॉरल ग्राउंड पे इसी बात को कहें तो हम जानते हैं कि वो तो आपकी चॉइस है कि आपके बेस्ट फ्रेंड की शादी है, आप जाएं या ना जाएं वो आपकी चॉइस होता है। पर मॉरल ग्राउंड पे अगर हम बात कहें तो क्या सही है कि हाँ जाना चाहिए, अपने ही बेस्ट फ्रेंड की शादी में क्या है, आपके बेस्ट फ्रेंड की शादी है तो आपको वहाँ होना चाहिए। तो दैट मीन्स इसके लिए बेस्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लैरिफाई भी हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखेंगे ये भी एनडीए एग्जाम में पूछा गया 2020 में। जो क्वेश्चन अभी हमने किया है सीडीएस एग्जाम में पूछा गया था 2017 में। देखते हैं क्वेश्चन में कहा गया है, यू डैश पे इन कैश एज डिजिटल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट अवेलेबल हियर। अब यहाँ क्या कहा गया है कि आपको कैश में पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिजिटल ट्रांजेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो हमें लास्ट में विल दिया है, इसका कोई काम ही नहीं है। अब देखेंगे विल, यहाँ पे कोई फ्यूचर टेंस की बात नहीं हो रही है और विल का कुछ खास यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ बात करते हैं शुड है, ought to है। अब ought to हमने देखा मॉरल ग्राउंड पे अगर हम बात करते हैं तो उस केस में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कोई आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई हम एडवाइस नहीं कर रहे, कोई ऑब्लिगेशन नहीं शो हो रहा, दैट मीन्स ये भी नहीं यूज़ होगा ought to, और कोई मॉरल ग्राउंड पे कोई बात भी नहीं हो रही है। शुड की बात करें कि आपको क्या है, यू शुड पे इन कैश एज द डिजिटल ट्रांजेक्शन आर नॉट अवेलेबल, कि आपको क्या करना पड़ेगा, कैश में ही पे करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डिजिटल ट्रांजेक्शन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट में हमें कहा गया है
यू मस्ट पे इन कैश एज डिजिटल ट्रांजेक्शन आर नॉट अवेलेबल। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ चाहिए वाला सेंस है और यहाँ पे मस्ट वाला, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ मस्ट में ही हमें लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शुड चाहिए, आप कैश में पे कर सकते हैं। क्या कोई दूसरा ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर? नहीं, क्योंकि डिजिटल ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं अवेलेबल है। दैट मीन्स आपके पास कंपलसरी तो हो गया कि आपको पे किस में करना पड़ेगा, कैश में ही पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ राइट हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आप देखेंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में। क्वेश्चन में कहा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको ये 4 ऑप्शन गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो रीड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है वन मस्ट ought टू अबाइड बाय ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे मस्ट भी यूज़ किया गया है और ought टू भी यूज़ किया गया है। दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ तो नहीं आते, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन तो गलत ही हो गया। वन मे अबाइड बाय ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो यहाँ पे कहा जा रहा है मे, और यहाँ पर हमें कहा गया वन मस्ट अबाइड बाय ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, कि यहाँ पे कंपलसरी है कि आपको रूल्स और रेगुलेशन का पालन करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपको चॉइस दे दिया गया है कि आपकी मर्जी आप करें या ना करें। दोनों ही सेंस में मे का मतलब क्या हो गया कि हम दोनों ही ग्राउंड पे बात कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे कहा गया वन ought टू अबाइड बाय ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आप देखेंगे ये कुछ ज़्यादा, दोनों ही एक्सट्रीम लेवल पे चले गए। यहाँ पे आप चॉइस में हैं, यहाँ पे आपकी मर्जी, यहाँ पे कंपलसरी हो गया, तो ये दोनों ही नहीं होगा। आप देखेंगे यहाँ पे बेस्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ought टू अबाइड बाय ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि वैसे तो कोई कंपल्सन नहीं है, पर अगर मॉरल ग्राउंड पे बात किया जाए तो यस, आपको क्या है, रूल्स और रेगुलेशन का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इट इज़ अप टू हिम डिसाइड विच सब्जेक्ट ही डैश ऑप्ट फॉर चॉइस। तो ये उसके ऊपर है कि वो कौन सा सब्जेक्ट पसंद करता है, जो भी उसे पसंद होगा, जो भी उसकी चॉइस होगी। तो यहाँ पे कहा गया ही मस्ट ऑप्ट फॉर, उसे क्या है, मस्ट। अब यहाँ पे ही मस्ट ऑप्ट फॉर चॉइस, कि जो भी उसकी चॉइस है उसे वही करना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब कंपल्शन वाला सेंस आ जाता है, तो इसका तो सेंस यहाँ नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमें गिवन है नो सब्स्टिट्यूशन, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। में अब एक यहाँ पे चॉइस तो करनी ही है, आप कोई भी सब्जेक्ट चॉइस करें, आप अपनी चॉइस का ले। यहाँ पे में कहा गया है कि ऐसा तो ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए चॉइस नहीं है, ये सिलेक्शन है कि हाँ वो अपनी मर्जी से सेलेक्ट करे। दैट मीन्स ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं होगा, ही शुड ऑप्ट फॉर। ठीक है, तो ये उसके ऊपर है कि उसकी चॉइस है कि वो कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आप देखेंगे एक क्वेश्चन और आपको गिवन है, और आप देखेंगे DSSB PGT एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मूव करते हैं। क्वेश्चन में सेम पीछे जो हमने किया उसी पैटर्न पे क्वेश्चन बेस्ड है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम चेक करें तो हमें क्या गिवन है, ऑप्शन ए में आई नेवर ought टू डिसरिस्पेक्ट माई टीचर। ओके, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी नेवर की और ऑलवेज की। यहाँ हमने देखा था नेवर और ऑलवेज के केस में हम हमेशा ought टू इसके बाद ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेम वाला यहाँ पे जो 4th रूल हमने पढ़ा था उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसके यूज़ के हिसाब से, तो यहाँ पर नेवर पहले आया, ought टू बाद में आया, तो ठीक है, यस। तो ये क्या है, ठीक है। बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में हमें कहा गया है ought नेवर टू। अब यहाँ पे आप देखेंगे नेवर बीच में ही आ गया है ought टू के, तो ये तो पूरी तरह ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर आए आई ought टू नेवर डिसरिस्पेक्ट, और यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज कर दी गई है। हमने देखा है नेवर पहले यूज़ होता है, तो ये भी यहाँ गलत हो जाएगा। और यहाँ तो नेवर कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम पे चला गया, सेंस ही चेंज हो जा रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन ए ही क्या है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है, ये आपको एक और गिवन है, इसे सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सेम यहाँ पर भी वही करना है। चेक करते हैं। पहला हमें कहा गया है अ ट्रू सिटीजन ought ऑलवेज टू रिस्पेक्ट हिज कंट्रीमैन। तो अभी हमने देखना ऑलवेज भी क्या होता है, पहले यूज़ होना चाहिए, और ये तो ought टू के बीच में ही आ गया, दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में अगर हम देखें
तो आर ट्रू सिटीजन ओट टू ऑलवेज, तो यहाँ भी गलत हो जाएगा, ऑलवेज पहले आना चाहिए, इसकी पोजीशन भी गलत सेट की गई है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर, तो आर ट्रू सिटीजन ऑलवेज ओट टू रिस्पेक्ट हिज कंट्रीमैन, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में भी अगर हम देखें ओट टू रिस्पेक्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट हिज कंट्री, तो ऑप्शन सी ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑलवेज यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वो चला गया, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, क्या यूज़ है, किस तरीके से हमें O2 यूज़ करना है, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।